Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in our today's session of political theory. And as you know that we are discussing about unit second of political theory, and we have already discussed the various theories of origin of the political origin of the state. In today's session of today's lecture, I have got a very important topic, which is uh, Marxism theory of origin of state in political science discipline. So the session, is going to be a valuable session, very interesting session, and I request you all to please pay attention to my words because topic बहुत ज़्यादा important है and you know बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं, मार्क्सवाद की बात करते हैं और राज्य की उत्पत्ति को अगर लेकर हम बात करें कि मार्क्सवाद की क्या विचारधारा है, मार्क्सवाद क्या क्या ओपिनियन है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट today's session, but before I proceed, I request you all to please listen to me carefully. देखिए इससे पहले हम ये पढ़े कि मार्क्सवाद की क्या विचारधारा है. अगर हम ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मार्क्स या कार्ल मार्क्स जो थे, अब आप इनको बहुत पॉपुलर, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थे. आप इनको इतिहासकार कीजिए कहिए, आप इनको यू नो आप इनको अर्थशास्त्री कहिए, आप इनको समाजशास्त्री कहिए, आप इनको लेखक कहिए. यू नो बहुत ही क्रांतिकारी, मैं कहूँगा समाजवादी थे. और इनकी क्रांतिकारी विचारधारा इतनी, मतलब इन्होंने इतनी क्रांतिकारी विचारधारा का ओरिजिन किया कि इनको जर्मनी छोड़ना पड़ा और लंदन में जाकर अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होना पड़ा. और कार्ल मार्क्स इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है. अगर आप इनके विचारों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दी दास कैपिटल विच हैज़ बीन रिटन बाय दी कार्ल मार्क्स. तो अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें ज़्यादा इस टॉपिक के अंतर्गत हमें ये नहीं जानना है कि भाई कार्ल मार्क्स कौन थे, उनकी जीवनी के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं. हमारा टॉपिक ये है कि जो राज्य की उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने आपसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करी थी, डिवाइन थ्योरी की बात करी थी, इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करी थी. तो अगर मैं बात करूं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और प्लस ये जो है मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म एज फार एज द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज कंसर्न, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली. तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारधारा, देखिए अगर हम मार्क्सवाद की विचार करें या बात करें या मार्क्सिज्म की बात करें, इनका जो मानना है, इनकी जो विचारधारा है वो ये है, वो राज्य की उत्पत्ति में, पहले मैं आपको एक निचोड़ दे दूं राज्य की उत्पत्ति में वो क्या कहना चाहते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या बोलते हैं कि जो राज्य है वो सदैव से नहीं था, हमेशा से राज्य एग्जिस्ट नहीं करता था, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी. क्या कहा मैंने कि राज्य जो है, जो स्टेट है, ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं इस राज्य नाम की कोई संकल्पना नहीं थी. ये तो जो समाज में वर्ग विभेद है उसके कारण उत्पन्न हुआ. यानी कि अगर आप मुझसे पूछें या अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं या मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें हम ओरिजिन ऑफ स्टेट के संदर्भ में, तो जो राज्य की जो उत्पत्ति वो संघर्ष या वर्ग संघर्ष का परिणाम है. वर्ग संघर्ष का परिणाम है. और किस के बीच में वर्ग संघर्ष का परिणाम है? एक तो पूंजीपतियों के बीच में और श्रमिकों के बीच में. समझ गए? यानी कि समाज में जो संघर्ष है, व्याप्त है, पूंजीपतियों के बीच में और श्रमिकों के बीच में, इसने जन्म दिया राज्य जैसे स्टेट को या राज्य जैसे इंस्टीट्यूशन को. ये इसका सार है. अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य किसकी उत्पत्ति है, तो सीधी सी बात है, इनकी विचारधारा के अनुसार या मार्क्सवाद ये कहता है कि जो समाज में वर्ग संघर्ष व्याप्त है, पूंजीपतियों कैपिटलिस्ट के बीच में, और जो श्रमिक है, जो वर्कर है, उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो टसल्स चल रहा है, जो स्ट्रगल चल रहा है, यू नो या उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है श्रमिकों का, उनके उनके संघर्ष स्ट्रगल के फलस्वरूप जो इंस्टीट्यूशन उत्पन्न हुआ उसको सीधी सी बात है राज्य का नाम दिया गया. तो यहाँ तक बड़े मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें तो मोटा मोटी ये क्या कहता है, वो डज इट से. हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं. ओके,
तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ये सिद्धांत है, या आप ये कह लीजिए कि जो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मार्क्सवाद है, या राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत है, तो ये क्या कहता है? ये फिर से थोड़ा सा मैं आपको दोहराना चाहूंगा, इस सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, जो जर्मन मूल के थे। ओके। और मार्क्स के विचार राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अन्य सिद्धांतों से बिल्कुल अलग, अलग प्रतीत होते हैं या अलग हैं। क्योंकि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, वो राज्य को प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था नहीं मानते। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हुई है, और ना ही मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति के लिए। राज्य एक वर्गीय संस्था है, जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन एवं शोषण के लिए स्थापित की जाती है। समझ गए? तो क्या कह रहे हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो इसलिए उत्पन्न की जाती है ताकि समाज में एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण संभव हो सके। या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राज्य धनी व्यक्तियों के हाथों में ऐसा खिलौना है जिसके माध्यम से निर्धनों का शोषण किया जाता है। तो बड़े सरल शब्दों में यहाँ पर मैंने ये बात स्पष्ट कर दी, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के आरंभ में भी बताया था कि राज्य की उत्पत्ति की विचारधारा ये टोटली ये जो विचारधारा है टोटली अन्य सिद्धांतों से, प्रिंसिपल से अगेंस्ट है या डिफरेंट है। और सीधी सीधी सी बात बड़े सिंपल वे में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि राज्य हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता, राज्य संस्था हमेशा से इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन पहले से नहीं थे। ये तो बस इसलिए आए क्योंकि राज्य या समाज में जो एक वर्ग है पूंजीपति, उसके हाथों श्रमिकों का शोषण हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी को और आगे लेके चलता हूँ, सिद्धांत को और थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, किसी भी समाज में अगर हम बात करें तो मोटा मोटी चीजें देखने की जाती है। जो अर्थव्यवस्था की हम बात करें उसमें जितना ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन होगा उतनी मैं ये कहता हूँ कि या उस कंट्री या उस नेशन का उतना ज्यादा इकोनॉमिक पावर होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी या उन्नत होगी या स्ट्रांग होगी। अब कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारधारा ये कहते हैं जो पूंजीपतियों के हाथ में सारा कंट्रोल है, प्रोडक्शन वगैरह, जो मशीनरी है, जो टूल्स है, जो डिवाइसेस है, जो फैक्ट्रीज है, उसको स्टैब्लिश करना, उसमें पैसा लगना, वो सब पूंजीपतियों के हाथ में है। और ये बहुत बड़े कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी विचारधारा के विरोधी भी रहे हैं। ठीक है, वो क्यों रहे हैं ये थोड़ा सा मैं बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। क्योंकि इनका मानना है कि समाज में जो पूंजीपति के द्वारा हमेशा से एक वर्ग का शोषण होता रहा है, जिसे हम श्रमिक के नाम से जानते हैं, और उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय चंद पैसों के, उसे कुछ नहीं मिलता, और ना ही उसकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की जाती है। बस थोड़ा बहुत उसको भोजन प्राप्त हो जाती है जिससे कि वो जिंदा है। इतनी तक बात कही, और इन्होंने यहाँ तक ये बात कह डाली, मार्क्सवाद की विचारधारा को, थोड़ी बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है ये, कि श्रमिकों उठो जागो और एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाइए, क्योंकि आपको सिवाय बेड़ियों के कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको पूंजीपतियों का सामना करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा वर्ग स्थापित करना पड़ेगा जिसमें भेदभाव ना हो, वर्ग विहीन समाज हो। तो और जब इन्होंने ये बात बोली कि श्रमिकों, जो मजदूर वर्ग है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको तो सिवाय बेड़ियां मिलेगी, इसलिए अपने हित की बात, अपने स्वार्थ की बात आप स्वयं ही सोचें। तो इस विचारधारा ने एक पूरे वैश्विक पटल पर एक भूचाल सा ला दिया था। सोशल टर्माइल जिसको हम कहते हैं। तो ये पूंजीपति वर्ग क्या करता है, प्रोडक्शन वगैरह की जो के लिए मशीनरी जो चाहिए, टूल्स चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, तकनीकी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ पैसा चाहिए, मॉनेटरी वाइज की अगर मैं बात करूँ, स्टैब्लिश करता है। और इसमें उत्पादन प्रोडक्शन होता है, तो उस उत्पादन प्रोडक्शन के लिए जो वहां पर लोग या व्यक्ति काम करते हैं उसको श्रमिक बोला जाता है। वर्कर्स के नाम, वर्कर्स की संज्ञा दी है मार्क्सवाद ने। वो आते हैं, दिन भर रात भर पसीना करते हैं, कमाते हैं, सॉरी प्रोडक्शन करते हैं, उत्पाद करते हैं, उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, बट अल्टीमेटली ये जो उत्पादन, ये जो रेडी प्रोडक्ट है, ये किसके हाथ में चला जाता है? पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। इनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, इनको तो बस लालच दिया जाता है चंद कुछ पैसों का, जिससे कि यहाँ बस अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो ये बहुत बड़ा वर्ग विभेद समाज में पैदा करता है। और ये वर्ग विभेद इसलिए पैदा होता है क्योंकि उनका शोषण हो रहा है, पूंजीपतियों के हाथ से श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा है। और इस तरीके से वो आगे अपनी थ्योरी या सिद्धांत के अंतर्गत ये बात समझाने का प्रयास करते हैं, जहां मार्क्सवाद राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये बोलता है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता जाता है। उनको अपने हितों की बात, अपने स्वयं के बारे में वो जानते कि हमारा क्या होगा, इस तरह से चीजें चलती रही तो हम बस इसी तरह से अपना शोषण करवाते रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। हमें मिलने वाला कुछ नहीं, हमारे आने वाली जो संतान है वो भी इसी तरीके से भुखमरी के कगार पर खड़ी रहेगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सारा जो फायदा, लाभ, सुख, वैभव वो पूंजीपति उठाएंगे।
तो उन्होंने बोला एक समय ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि ये इतने सचेत हो जाएंगे कि एकजुट हो जाएंगे और ये एक विद्रोह करेंगे, और उस विद्रोह के फलस्वरूप पूंजीपतियों का दमन होगा, और उस दमन के फलस्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जो वर्गविहीन समाज होगा, ऐसे स्टेट का उद्भव होगा जो एक, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, सब एक समान होंगे, और जो प्रोडक्शन है, या मैं कहूँ कि जो आर्थिक वैभव है उस पे एकाधिकार होगा, एक समान। इसलिए साम्यवाद की बहुत बड़ा पोषक रहे हैं, इस समर्थक रहे हैं ये, और लेनिन ने भी इनका काफी सपोर्ट किया। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगा। तो बस इस तरीके से जब आपस में संघर्ष होगा, वो अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो जाएंगे, तो वो पूंजीपतियों के अगेंस्ट एक विद्रोह करेंगे, एक रिवोल्ट होगा, और उस विद्रोह के फलस्वरूप, उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक जो इंस्टीट्यूशन उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो राज्य कहलाएगा, और वो समाज ऐसा होगा जिसमें कि वर्ग भेद नहीं होगा, उसमें वर्ग के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता, सभी लोग समान होंगे। तो इस तरीके की समाज हालांकि काल्पनिक नजर आता है, और फिर मैं वही चीज कहूंगा, हालांकि इन चीज की बात हम आगे आलोचनाओं में करेंगे, जब हम इसकी आलोचना की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे समाज का उद्भव होना बहुत ज्यादा मुश्किल, और ये भी बोला गया बहुत सारे फिलोसफर के द्वारा, राजनीतिकों के द्वारा, या आप लीजिए सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा, कि ऐसे समाज की उत्पत्ति केवल कल्पना ही करी जा सकती है, देखा कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जब समाज है तो समझ लीजिए संघर्ष भी उस समाज में होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो मार्क्सवाद है वो राज्य की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करता है, और किस तरीके से जो संघर्ष है, जो टसल, जो स्ट्रगल है, जो पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के बीच में हो रहा है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि विद्रोह की स्थिति आती है, वो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, और अंत में फिर राज्य का उत्पन्न या राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से एक वर्गविहीन समाज की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी? थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, जो मार्क्स है या मार्क्सवाद है, वो जो राज्य स्टेट को वो एक अस्वाभाविक, है ना, एवं एक अनावश्यक संस्था भी मानते हैं, तथा उसके अंत के लिए वो ये कहते हैं कि साम्यवादी क्रांति का जन्म होगा। वो साम्यवादी क्रांति की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो अपेक्षित वर्ग है, यू नो उसके द्वारा जो शोषक वर्ग, यानी जो पूंजीपति जो उनका शोषण कर रहा है, उनके विरुद्ध वो संगठित होंगे, एकजुट होंगे, यूनिटी होगी, और उसका वो विद्रोह कर देंगे। परंतु वह यह भी स्वीकार करता है कि यार के मार्क्सवाद कि साम्यवादी का जो प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या उचित नहीं है। यानी कि जब साम्यवादी समाज की वो जो बात कर रहे हैं, या जब मजदूर वर्ग या शोषित वर्ग पूंजीपतियों का विरोध करेंगे, उनके विरुद्ध विद्रोह करेंगे, या कुछ ऐसी रणनीति लेकर आएंगे, उनका दमन करेंगे, तो एक बार में उनका दमन नहीं हो जाएगा, एक बार में पूंजीपतियों का अंत नहीं हो जाएगा, या एक बार में ही ऐसा सर्वहारी या सर्व कहूंगा कि कहना चाहूंगा कि ऐसा समाज जिसमें कि वर्ग विभेद ना हो, एक बार में पॉसिबल नहीं होगा, उनको थोड़ा सा बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है शोषकों द्वारा, पूंजीपति के द्वारा, तो एक बार में विद्रोह करने से फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पूरी तरह से एक यू नो ऐसे समाज की स्थापना या ऐसे स्टेट की स्थापना के लिए जिसमें कोई वर्ग विभेद ना हो, उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा और बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बात पे वो बहुत जोर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो मार्क्सवाद है वो राज्य की उत्पत्ति की बात वो करता है, यू नो या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो मार्क्सवाद विचारधारा है वो किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति की बात वो करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं, आई विल गो थ्रू वन बाय वन, जो इसको सपोर्ट करते हैं मार्क्सिज्म को। और उसके बाद में हम देखेंगे द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। सो आई विल गो वन बाय वन, प्लीज स्टे विद मी। तो पहले की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो ये हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। ठीक है ना, व्हाट डज इट से? विल गो वन बाय वन, विल गो थ्रू ऑल द की पॉइंट। हिस्टोरिकल मेटरलिज्म के अंतर्गत वो क्या बोलते हैं, देखिए बड़े सिंपल शब्दों में मार्क्सवाद ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मेटरलिज्म है, ये अगर या इकोनॉमिक कह लीजिएगा कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हम कहें कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी इज देयर, या आर्थिक रूप से बहुत उन्नत है। ठीक है, तो ये जो उन्नति प्रगति या जो मेटरलिज्म की जो बात कर रहे हैं, जो सुविधाओं सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं, केवल इसलिए है कि ताकि एक वर्ग को ही इसका लाभ हो, यू नो पूंजीपतियों का लाभ हो। और वो इसलिए केवल, जैसे वो आगे बता रहे हैं इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंतर्गत, केवल उनके इंटरेस्ट की ही बात वो कर रहे हैं, यानी कि उनके जो आप ही कह लीजिएगा कि इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास। डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास कौन हो गए?
पूंजीपति वर्ग हो गया या कैपिटलिस्ट की मैं हम यहाँ पर बात वो कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर हम एक इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स की बात करते हैं, मेटलिज्म की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसको फायदा पहुंचाता है? पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाता है, ना कि शोषित या श्रमिक वर्ग को फायदा पहुंचाता है। ये थोड़ा सा आप बात ध्यान में रखिएगा। Now, next one is if I talk about the key points of the Marxism theory of the origin of the state. The second is heading is the class struggle. So according to Marxist, his history is a history of class struggle. In different epochs, different classes have held power. For instance, in feudal societies, the nobility and clergy held power, while in capitalist societies, the sorry, the bourgeoisie is dominant. The state arises as a tool for the ruling class to maintain the and enforce its dominance over the working class. Okay, I would like to go these lines once again. Please listen to me carefully. According to Marxist, history is a history of the class struggle. In different epochs, different classes have held power. For instance, in feudal societies, the nobility and clergy held power, while in capitalist societies, the bourgeoisie is dominant. This state arises as a tool for the ruling class to maintain and enforce its dominance over the working class. अब क्लास स्ट्रगल की बात यहाँ पर हो रही है, वर्ग संघर्ष की बात हो रही है, और सिंपली वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो थ्योरी सपोर्ट करती है जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के बारे में, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि हमें इसमें हमेशा से क्लास स्ट्रगल रहा है, वर्गों के बीच में संघर्ष रहा है, वर्ग संघर्ष रहा है। और किन दो वर्गों के बीच में संघर्ष रहा है? पूंजीपतियों के बीच में और दूसरा श्रमिकों के बीच में। यानी कि एक तो जो है जिनका एकाधिकार है, जो पूरे इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, उन पर सर्वेसारा उनका ही अधिकार है, उनका आधिपत्य है, और दूसरा केवल उत्पादन कर रहा है। बट वो जो उत्पादन कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स फाइनली जो गुड्स आर बीइंग मेड प्रिपेयर, उस पर उसका कोई भी आधिपत्य नहीं है। उसको तो केवल कुछ पैसे या कुछ लालच देकर उससे काम करवाया जा रहा है, उत्पादन करवाया जा रहा है। अल्टीमेटली अधिकार किसका, आधिपत्य किसका? पूंजीपति वर्ग का है। तो स्ट्रगल क्लास या क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष है, और क्यों है? क्योंकि पूंजीपति के द्वारा जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण हो रहा है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेसिस की आप ये बात करते एक वर्ड होता है, ऑपरेसिस का मतलब होता है, या ऑपरेसिस का मतलब होता है कि दमन करना। तो मार्क्सिस्ट व्यू द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन। इट इज नॉट न्यूट्रल बट सर्व्स एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास. This is evident in the state's role in enforcing property rights, laws, and policies that benefit the बुजुर्वा। टर्म है बुजुर्वा, ये बेसिकली किन के लिए यूज होता है? आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। जो लोग पूंजीवादी, जो लोग शोषण कर रहे हैं श्रमिक वर्ग का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑपरेशन दमन हो रहा है। और जैसे कि ये हेडिंग्स कह रही हैं, लाइंस कह रही हैं कि मैंने आपको बताया है कि जो ऑपरेस कर रहे हैं पूंजीपति, जो कैपिटलिस्ट है, वो ऑपरेस कर रहा है किसका? श्रमिक वर्ग का, वर्कर का ऑपरेस कर रहा है, उनका हनन कर रहा है। वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो उत्पादन कर रहे हैं, जो उनकी मेहनत है, उनको पूरी मेहनत नहीं मिल रहा है, बस शोषण हो रहा है। दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दिस कैपिटलिस्ट, और दे आर इन टर्न दे आर गेटिंग नथिंग, कुछ लालच, बस कि उनका जीवन चल सके, वो जिंदा रह सके, दैट्स इट। Withering away of the state. Now, what does it say? Marx and Engels envisioned a future where the proletariat would overthrow the bourgeois through a proletarian revolution, leading to the establishment of a dictatorship of the proletariat. This transitional state would eventually wither away as class distincts disappear, leading to a classless, stateless society, communism. यहाँ पर विदरिंग अवे का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पर सिंपली वो ये बात कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारधारा कह रहा है कि धीरे धीरे स्थिति कैसी आएगी, कैसी सिचुएशन इवॉल्व होगी? एक ऐसी सिचुएशन इवॉल्व होगी जहां पर स्टेट का कोई नामो निशान ही नहीं रह जाएगा। इट वुड बी डिसअपियर्ड, और वो क्यों डिसअपियर होगा? या राज्य इस तरीके से जो वर्गभेद समाज है या राज्य है, वो डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद जो समाज आएगा, जो स्टेट की उत्पत्ति होगी, जो वर्गविहीन समाज होगा, वो कब होगी? जब
जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो अपने हितों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और इसको अलग उठा के फेंक देंगे। पूंजीपति की जो बात, कैपिटलिस्ट को, जो एक वर्ग है जो उनका शोषण कर रहा है, जिसके द्वारा शोषित हो रहे हैं, उसको वो अलग हटा देंगे, उसको अलग हटा के फेंक देंगे और उसके बाद जो समाज आएगा वो एक वर्गहीन समाज होगा। ओके। और ये विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, उस स्टेट की विदरिंग अवे की बात कर रहे हैं जो जहां पर वर्ग विभेद है। और इसके बाद जो समाज आएगा, जो स्टेट आएगा, आप कह लीजिएगा इस तरीके से, उसमें कोई आप कह लीजिएगा वर्ग भेद नहीं होगा, वो वर्ग विहीन समाज होगा। नाउ इकोनॉमिक determinism. So the emergence and nature of the state are determined by the economic conditions, and the mode of productions. Different forms of state arise out of different economic structures and class relations. ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। द इमरजेंस एंड नेचर ऑफ द स्टेट आर डिटरमाइन द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो समाज में जो एक हवा है, या कह लीजिए कि जो समाज का जो दिशा निर्धारित हो रही है, वो कौन फैक्टर्स हैं, जो ये कैपिटलिस्ट हैं, जो 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 पूंजीपति जो शोषण कर रहे हैं श्रमिक वर्ग का। ठीक है, वही इसको अपने तरीके से संचालित कर रहे हैं, अपने अपने निर्देशों का पालन वो करवा रहे हैं। ठीक है। और इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेजर इकोनॉमी है वो किनके पास है? पूंजीपतियों के हाथ में। वो श्रमिक वर्ग के हाथ में नहीं, उनके पास फिर से वही कहूंगा, उनके पास इस उत्पादन का और उस उत्पादन के बदले, उस उत्पादन या प्रोडक्शन के बदले जो लाभ हो रहा है, उस लाभ का कुछ भी हिस्सा नहीं है। वो तो बस एक छोटे से लालच में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जैसे आपने अभी भी देखा होगा, कई जगह ऐसा होता है कि दिन रात खदानों में काम करना, सुबह शाम मेहनत करना, और बदले में क्या मिलना? कि बस इतने से कुछ चंद पैसे की, जिससे कि हम 2 वक्त की रोटी या 2 जून की रोटी हम उसको उसके लिए अरेंजमेंट कर पाए। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का तात्पर्य यहाँ पर, इस पर्टिकुलर यहाँ पर तात्पर्य यह है कि वो दैट इज डिटरमाइंड, या दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द कैपिटलिस्ट। ठीक है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द कैपिटलिस्ट। ओके, आई होप दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर क्लियर फॉर यू पीपल। ओके। नाउ यहाँ पर बस लास्ट में जो 6 इसकी की पॉइंट्स की बात हो रही है, इसमें जो यहाँ पर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो फ्रेडरिक एंगल्स particularly in his work The Origin of the Family, Private Property and the State elaborated on the Marxist view, arguing that the state emerged to manage the conflicts and interest arising from private property and class divisions. तो यहाँ पर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन की बात कर रही, जो इसमें जो थ्योरी की बात जो आई थी, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी आई थी, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि वो जो फ्रेडरिक एंगल्स जो है वो भी सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक प्रकाशित की, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द स्टेट। ठीक है, एक ही बुक है ये, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उसमें बहुत ज्यादा जो उनके विचार थे, वो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट व्यू को बहुत ज्यादा एलिब्रेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और वो भी एक ऐसा कह लीजिएगा कि उनकी भी एक विचारधारा है, एक ऐसे समाज की जो वर्गविहीन समाज होगा। तो दिस वे I can say that in summary, the Marxist theory of the origin of the state sees the state as a product of economic conditions and class struggles, serving as an instrument for the ruling class to maintain its power and control over the working class. तो सीधी सी बात है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है या मार्क्सवाद की जो संकल्पना है राज्य के संदर्भ में, वो यही है कि एक वर्ग विभेद के समाज के बाद यू नो जो समाज में जो व्याप्त है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो शोषण हो रहा है, लेकिन ये कब तक? एक समय ऐसा आएगा जो जब जो श्रमिक एकजुट होंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, विद्रोह करेंगे, और फिर एक संस्था की उत्पत्ति होगी, और उस संस्था को स्टेट के नाम से जाना जाएगा। बट वो स्टेट एक वर्ग विहीन समाज होगा, उसमें कोई वर्ग भेद पे भेदभाव नहीं किया जाएगा वर्ग के आधार पर, कि पूंजीपति या श्रमिक के बीच शोषण जो चल रहा है उसको जो मिटाना चाहता है मार्क्सवाद। तो स्टेट की उत्पत्ति जो होगी वो एक वर्गविहीन या साम्यवाद की वो बात करते हैं। सबको एक जो एकाधिकार की बात मैं करूं, जो आधिपत्य की बात करूं, वो एक समान आधिपत्य होगा, और प्रोडक्शन पर प्लस जो आर्थिक जो वैभव है उस पर एक समान अधिकार होगा। इस तरीके से नहीं कि केवल पूंजीपतियों के द्वारा शोषित वर्ग जो है या शोषकों का शोषण होता रहेगा। So this was all about the Marxism theory, and today I have also discussed the key points which supported the theory, and I have tried to explain in nutshell that how did the concept of origin of the state, इवॉल्व, और क्या बोलता है मार्क्सवाद राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। मैंने आपको काफी इसमें अभी इसके सेशन और भी हैं, आगे मैं और लेक्चर इस पे दूंगा। इन दैट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, प्लस थोड़े सा हम इसकी विशेषताओं की आलोचनाओं की बात भी करेंगे। We will also discuss the criticism as far as the Marxist theory of the origin of the state is concerned.
बट अगर मैं आई विल कंटिन्यू ऑल दोज थिंग्स और कंटेंट्स इन द सेम सेशन, या मैं उसको ऐड करूंगा या थोड़ा सा इसको लेंदी बनाऊंगा, तो द सेशन विल बिकम मैसी और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल दैट विल कम डाउन. So I would like to start the rest part of this theory in the next session, in the next lecture. And I hope you would have enjoyed the entire session. The session, I can say that the session was very much informative, very much interesting for you people. और फिर कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम विद अस. और इसका जो आगे का पार्ट है, जहां पर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म की चर्चा करेंगे, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, and see you again in my next lecture of the same principle. Thank you very much.